हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके AIB एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करवाने के लिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से डेली आपके लिए आते रहेंगे ताकि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल हों। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमें चीज़ें याद रहती है। इसलिए चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, चाहे आप APO या फिर लॉ एंट्रेंस या LLB एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करेंगे। AIB के लिए तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? द टर्म मेन से प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द CPC 1908। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 13, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 14, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 18, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 12। अगर आप मेरी कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। मैन से प्रॉफिट शब्द को CPC में किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 12 के अंदर जो है मैन से प्रॉफिट को डिफाइन किया गया है। मैन से प्रॉफिट यानी कि दूसरे की प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, रॉन्गफुल तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को ले लेना और उससे कोई भी प्रॉफिट अगर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैन से प्रॉफिट कहते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द पार्टी टू ए शूट must submit the list of their witness within a time prescribed by the court but not later than। जब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ विटनेस की, तो जब भी कोई केस फाइल किया जाता है तो जब विटनेस को बुलाया जाता है तो उससे पहले विटनेस की लिस्ट जो है कोर्ट के अंदर सबमिट की जाती है। तो उसकी क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, यही हमारा प्रश्न है। तो पहला क्या है? 15 डेज आफ्टर द इशू आर सेटल। सेकंड है 13 डेज आफ्टर द इशू आर सेटल। थर्ड ऑप्शन है 45 डेज आफ्टर द इशू आर सेटल एंड द 90 डेज आफ्टर द इशू इज सेटल। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। मुकदमा करने वाले पक्ष को अपने गवाहों की सूची अदालत के द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमा करनी होगी, लेकिन उसके बाद नहीं जो ये समय सीमा निर्धारित की गई है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा 15 डेज, यानी कि 15 डेज के अंदर जो है लिस्ट ऑफ विटनेस के रिगार्डिंग जो भी विटनेसेस हैं उनकी लिस्ट जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करनी होती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू द सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अंडर CPCR कंटेन, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसमें ये दोनों टर्म के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जब हम सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑर्डर 6, सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर 7, थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर 8, फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर 9। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। CPC के तहत सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से संबंधित प्रावधान शामिल है किस आदेश के अंदर? तो इसका हमारा सही जवाब है ऑर्डर नंबर 8 जो है इस बारे में बात करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1 ऑफ CPC मैंडेट that the defendant shall file the WS and return statement for of his defense within। कितने समय के अंदर अगर बात करें डिफेंडेंट की तो वो अपना WS फाइल करेगा? पहला पॉइंट ऑप्शन क्या कह रहा है? 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 19 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन। फोर्थ ऑप्शन है 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द समन सर्विस ऑफ द समन्स। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए पढ़ देते हैं। CPC के आदेश 8 नियम 1 में कहा गया है कि प्रतिवादी यानी कि वादी और प्रतिवादी दो पार्टी होती है। प्रतिवादी अपने बचाव में WS यानी कि लिखित बयान दाखिल उसको करना होगा। कितने समय के अंदर उसे करना होगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तो उसे करना होगा 13 डेज के अंदर। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि व्हेन कोर्ट कैन रिजेक्ट ए प्लांट। हमें पता है जब भी हम कोई सिविल केस फाइल करते हैं तो हमें कोर्ट के अंदर एक प्लांट फाइल करनी होती है। उसके बाद डिफेंडेंट उसका रिप्लाई करता है, WS वो फाइल करता है, 13 डेज में WS फाइल करता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि कब रिजेक्ट की जा सकती है, किस ऑर्डर में रिजेक्ट की जा सकती है, इसके बारे में आपको हमें कमेंट करके बताना है। 7/11 की एप्लीकेशन लगती है, मैं बता देता हूँ। बात करें इस क्वेश्चन की तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वेयर प्लेंटिफ फेल टू कंप्लाई विद द रूल नंबर 9। बात करें सेकंड ऑप्शन की, वेयर द शूट इज बार्ड बाय द लॉ। थर्ड ऑप्शन क्या है, वेयर द प्लांट इज नॉट इन ए डुप्लीकेट फॉर्म। एक और बात आप यहाँ पर जान लीजिए, जब हम सिविल केस फाइल करते हैं तो सिविल केस फाइल करते हुए हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसको डुप्लीकेट फॉर्म में फाइल करना होता है। जो भी हमारी प्लांट होती है वो डुप्लीकेट फॉर्म में यानी कि 2 डबल जो है कॉपीज जो है सबमिट करनी होती है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। न्यायालय किसी भी वाद पत्र यानी कि प्लांट को कब अस्वीकार कर सकता है। पहला है जहां पर वादी नियम 9 का अनुपालन करने में विफल रहता है। दूसरा क्या है, जहां पर मुकदमा कानून द्वारा वर्जित होता है। और तीसरा ऑप्शन है जहां पर वादी दोनों प्रतियों में नहीं होता यानी कि डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक इन ए जजमेंट डिग्री ऑर्डर फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप में बी करेक्टेड बाय द कोर्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द CPC। यानी कि जब हम बात करते हैं किसी भी मिस्टेक के बारे में जो कि हुई है, जजमेंट में हुई है, डिग्री में हुई है, ऑर्डर में हुई है, किसी भी एक्सीडेंटल स्लिप से, तो उस चीज को करेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। लेकिन किस सेक्शन में करेक्ट किया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 151, सेक्शन नंबर 153, सेक्शन नंबर 152, सेक्शन नंबर 155। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। किसी भी आकस्मिक चूक से निर्णय, डिग्री या आदेश में लीप किए या फिर अंक गणितीय गलतियों को न्यायालय द्वारा CPC की किस धारा के तहत ठीक किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 152 के अंदर ये बात कही गई है कि उसे सही किया जा सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। The duration of existence of a caveat file under CPC। कितनी ड्यूरेशन है, 16 days from the date on which it was filed। सेकेंड ऑप्शन है 13 days from the date on which it was filed। थर्ड ऑप्शन है 120 days from the date on which it was filed। एंड फोर्थ ऑप्शन है 90 days from the date on which it was filed। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। CPC के तहत दायर कैविएट के अस्तित्व की अवधि क्या है। उस तारीख से 60 दिन जिस दिन से इसे दायर किया गया है। इसी तरीके से 30, 60, 120 या फिर 90 दिन। तो जब बात करते हैं कैविएट के तो 19 डेज की समय सीमा निर्धारित की गई है। 19 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज फाइल्ड। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द कैविएट अंडर CPC। सेक्शन नंबर 148, सेक्शन नंबर 129, सेक्शन नंबर 148 कैपिटल ए, सेक्शन नंबर 155। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग CPC के तहत कैविएट से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 148 कैपिटल ए इस बारे में बात करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि रेफरेंस अंडर CPC में भी मेड टू किसको किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर नॉन ऑफ द अबव। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। CPC के तहत संदर्भ दिया गया है यानी कि रेफरेंस की जब हम बात करते हैं, रेफरेंस, रिव्यू,
रिव्यू की बात करते हैं, रिवीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस पूछा गया है किसको मनाया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन यानी कि हाई कोर्ट। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द रेफरेंस अंडर सीपीसी। तो सीपीसी में सेक्शन 112 में, सेक्शन 114 में, सेक्शन 113 में, सेक्शन 115 में रेफरेंस की बात की गई है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग सीपीसी के तहत शब्द संदर्भ से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 113। सेक्शन नंबर 113 इस बारे में बात करता है। बात करेंगे रेफरेंस की, तो रेफरेंस 113 में है, रिव्यू 114 में है, रिवीजन 115 में है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट इन सीआरपीसी। जब कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है तो उससे रिलेटेड हमारी सीआरपीसी की कौन सी सेक्शन है। सेक्शन नंबर 101, सेक्शन नंबर 144, 102 और 135। यानी हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। सीआरपीसी में निम्नलिखित में से कौन सी धारा विरोध से संबंधित है। यानी कि जो आपको वर्ड हिंदी में समझना है उसे आप इंग्लिश में समझिए, जो आपको इंग्लिश में समझना है उसे आप हिंदी में समझिए। तो बात करते हैं प्रोटेस्ट से रिलेटेड। तो जब प्रोटेस्ट किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी ग्रुप के द्वारा, तो ऐसे में वो वहाँ पर कौन सी, अगर वो प्रोटेस्ट जो है गंभीर हो जाता है तो ऐसे में हमें हमें जो है वहाँ पर सेक्शन 144 यानी 144 लगानी होती है। तो यही इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग अप्लाई ओनली वेयर देयर इज ए कॉमन डेप्टर and not to the case to more than one debtor mortgaging their separate property jointly for contracting the debt. This principle is pertaining to किस सेक्शन से संबंधित है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन नंबर 80 से, सेक्शन नंबर 81 से, या फिर 82 से। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उनके लिए पढ़ देते हैं। मार्शलिंग का सिद्धांत केवल वहां लागू होता है जहां एक सामान्य देनदार होता है और एक से अधिक देनदार द्वारा ऋण के अनुबंध के लिए अपनी अलग अलग संपत्ति को संयुक्त रूप से गिरवी रखने के मामले में नहीं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर किससे संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा संबंधित है किस सेक्शन से, ये आपको पता लगाना है। ये जस्ट वेट, एक मिनट वेट कीजिए। ये हमारा संबंधित है सेक्शन नंबर 80 से, सेक्शन नंबर 80 से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रिपरेशन, मोटिव एंड कंडक्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लीगल लीगल पॉइंट है जो कि रिलीवेंट होते हैं, यानी कि लीगली जो चीज़ रिलीवेंट होती है वो कौन कौन सी है। सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक इंडियन एविडेंस में दी गई है, वो सारी चीज़ें रिलीवेंट होती है। उसी में से हमारा आता है प्रिपरेशन, मोटिव और कंडक्ट। अब ये कहाँ पर डिफाइन है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 7, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 8, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 9, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 10। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत तैयारी यानी प्रिपरेशन, मकसद यानी कि मोटिव, आचरण यानी कि कंडक्ट से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 8, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेटेड दैट द कंडक्ट ऑफ
विटनेस इज रिलीवेंट, यानी कि विटनेस का कंडक्ट किस सेक्शन में रिलीवेंट होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9। कंडक्ट का मतलब होता है जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो वो विटनेस ने कुछ देखा है या उसने कोई प्रतिक्रियाएं की है, वो चिल्लाया है, भाग कर गया है, उसकी मदद की है, ये सारी चीज़ें कंडक्ट के अंदर शामिल होती है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में यह कहा गया है कि गवाह का आचरण प्रासंगिक होता है, यानी कि रिलेवेंट होता है। तो कौन सी सेक्शन है, इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन नंबर 6 जो है वो रिलेटेड है, यानी कि रिलेवेंट होती है जब हम विटनेस और कंडक्ट ऑफ विटनेस की बात करते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द रेस गेस्टे। आपको अवश्य पता होगा रेस गेस्टे किस सेक्शन में आता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस गेस्टे से संबंधित है। तो ये हमारा है पहली सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस बारे में बात करता है। चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको आपको रिपीटेडली देखना है ताकि आपको जब भी आपके समक्ष कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उसका जवाब दे दे, बिना टाइम को खराब किए हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज। अभी रिसेंटली यानी कि कल के दिन ही केस की जजमेंट आई है सेम सेक्स मैरिज की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो था पिटीशन को जो था क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया गया था कि हम इस पर जो है सेम सेक्स पर कोई कानून नहीं बना सकते हैं, पार्लियामेंट जो है इस पर कानून बनाएगी। ये जो था डिसमिस कर दी गई थी। अब कौन सा केस है, इसका हमें पता लगाना है। पहला केस है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस पर अभी रिसेंटली जजमेंट आई है। सेकंड केस है केएस पुट्टेस्वामी केस। तीसरा है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा रिलेटेड था सेम सेक्स मैरिज से। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसको एक बार आप देखिए क्या ये सही जवाब है या नहीं है। अगर सही है तो भी कमेंट कीजिए, अगर सही नहीं है तो भी हमें कमेंट कीजिए। तो ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ए लीगल रिट इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया, यानी कि भारतीय के कोर्ट के अंदर इस तरीके की रिट को इशू नहीं किया जाता। कौन सी वो रिट है? पहली है सर्चुररी, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है हैबियस कॉर्पस, फोर्थ है डेकम। बात करें हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय में न्यायालय द्वारा जारी एक प्रकार की कानूनी रिट नहीं है? पहली है सर्चुररी, दूसरी है प्रामादेश यानी कि मैंडेमस, तीसरी है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, फोर्थ है तानाशाही यानी कि डेकम। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। ये जो है इंडिया के अंदर यहाँ पर लागू नहीं होती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ ए केस अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी, victim deny the prosecution case under which provision of the Indian Evidence Act the victim may be asked leading question by the पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हमें यहाँ पर सेक्शन का पता लगाना है, उससे पहले समझ लेते हैं कि जब भी कोई विटनेस बुलाया जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे वो प्लेंटिफ की तरफ से हो, प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो या डिफेंस की तरफ से हो, यानी कि एक्यूज की तरफ से हो, अगर वो अपनी ही गवाही से मुकर जाता है तो उसे हम होस्टाइल विटनेस कहते हैं। इसी तरीके से अगर विक्टिम जो है डिनाई करता है प्रोसिक्यूशन के केस को, तो ऐसे में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, क्योंकि वो स्टेट की तरफ से और वो विक्टिम की तरफ से लड़ता है। तो इसमें कौन सी सेक्शन है जो रिलेवेंट है? सेक्शन 144, 165, 154 और 139, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेक्शन नंबर बाद में बताएंगे, पहले हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, दोनों स्टूडेंट जो हिंदी वाले हैं चाहे वो इंग्लिश वाले हैं। आईपीसी की धारा
25 के तहत एक मामले में मुख्य जांच के दौरान पीड़ित अभियोजन मामले से इनकार कर देता है, यानी कि जो पहले उसने पुलिस से गवाही दी थी कि इस अक्यूज ने इसे मारा है, अब वो यहाँ पर गवाही दे रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो उससे मुकर रहा है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत सरकारी वकील द्वारा पीड़ित से प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि एग्जाम में लीडिंग क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं किस सेक्शन के अंदर? तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 154 इससे डील करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द रिलेशन इन सेक्शन 50 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स क्या होता है? पहला ऑप्शन है रिलेशनशिप बाय ब्लड ओनली, सेकंड ऑप्शन है रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज ओनली, थर्ड ऑप्शन है रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज एंड एडॉप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 में संबंधित इन सभी में से किससे है? सिर्फ खून का रिश्ता, दूसरा है रिश्ता या फिर विवाह द्वारा संबंधित, या फिर वो रक्त या फिर विवाह द्वारा संबंधित, तीसरा है रक्त या विवाह या फिर गोद लेने से संबंधित यानी एडॉप्शन से संबंधित। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। promissory estoppel is the extension of the principle contained in which provision of the Indian Evidence Act? section 65, section 110, 110, section 115, section 150। यानी कि क्या कह रहा है, प्रोमेसनरी एस्टोपल भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान में निहित सिद्धांत का विस्तार करता है, का विस्तार है? सेक्शन नंबर 115 यानी कि 115 बात करता है स्टोपल के प्रोविजन से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइन चीटिंग टर्म? सेक्शन नंबर 400, 400, 415, 418 और 518। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। आईपीसी के निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो धोखाधड़ी शब्द को परिभाषित करती है? तो इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन नंबर 415 यानी कि 415 इंडियन एविडेंस एक्ट की इस बारे में डील करती है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। सेक्शन 415 ऑफ द आईपीसी ऑफेंस चीटिंग इज डन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट किया जाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ, या फिर किसी के भी अगेंस्ट नहीं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। आईपीसी की धारा 415 के तहत धोखाधड़ी का अपराध किया जा सकता है चल संपत्ति या फिर अचल संपत्ति, किसके अगेंस्ट? दोनों के अगेंस्ट जो है ये ऑफेंस जो है कमिट किया जा सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ चीटिंग अंडर द आईपीसी? पहला ऑप्शन है डिसीविंग एनी पर्सन, दूसरा है फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2, फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का आवश्यक घटक क्या है? क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है? पहला है किसी भी व्यक्ति को धोखा देना, दूसरा है धोखे से या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि उपरोक्त दोनों को ही शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। चूज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज करेक्टली स्टेटेड दैट दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का पता लगाना है हमने किस सेक्शन से ली गई है। ए डिसऑनेस्टली कंसीव ऑफ फैक्ट इज ए डिसेप्शन, सेक्शन नंबर 400, सेक्शन नंबर 415, सेक्शन नंबर 418, सेक्शन नंबर 518। यानी कि यह चुने निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग इस कथन को सही ढंग से बताता है तथ्यों को बेईमानी से छुपाना एक धोखा ही है। यह किस सेक्शन में कहा गया है? ये जो है एक एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है। तो किस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में? सेक्शन नंबर 415 की एक्सप्लेनेशन में बताया गया है।
बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द रिव्यू, कौन सी सेक्शन डील करती है, हमने पढ़ लिया था रेफरेंस 313, रिव्यू 314 और रिवीजन 315। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सीपीसी के तहत समीक्षा से संबंधित है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं, थोड़ा फास्टली करके चलते हैं। नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिग्री विच द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल शूट इज द रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 15,000, 20,000, 25,000 और 13,000। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। किसी भी डिग्री के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी जब मूल मुकदमे का विषय अधिकतम धन की वसूली के लिए हो। कितना, 15, 20, 25 या 30। तो 25 अगर 1000 है तो ऐसे में यहाँ पर रिकवरी शूट का जो है सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा और कोई भी सेकंड अपील यहाँ पर नहीं की जाएगी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग आर स्टेटेड इन सीआरपीसी सीपीसी अनलॉफुल प्रिवेंशन, यानी कि पूरक और आकस्मिक कार्रवाई किससे रिलेटेड है, इन सभी में से सीआरपीसी सीपीसी गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम। तो ये रिलेटेड है हमारा सीपीसी से, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। यह कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड ए प्लेस अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 94 ऑफ सीपीसी रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। फर्स्ट ऑप्शन है अरेस्ट बिफोर द जजमेंट, सेकंड ऑप्शन है अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट, थर्ड ऑप्शन है टेम्पररी इंजंक्शन, फोर्थ ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीपीसी की धारा 94 के प्रावधान के तहत जगह नहीं मिलती है, अनुपूरक कार्रवाई से संबंधित है, फैसले से पहले, गिरफ्तारी फैसले से पहले, कुर्की यानी अटैचमेंट, अस्थायी निषेधाज्ञा यानी टेम्पररी इंजंक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है निष्पादक की नियुक्ति यानी कि एग्जीक्यूटर का अपॉइंटमेंट। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। Suit for the declaration or and injunction in respect of a public nuisance under section 91 of CPC can be instituted by, पहला ऑप्शन कह रहा है an individual without the leave of the court, सेकंड ऑप्शन है an individual with the leave of the court, थर्ड ऑप्शन है two or more person without the leave of the court, फोर्थ ऑप्शन है टू और मोर पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी की धारा 91 के तहत सार्वजनिक उपद्रवों के संबंध में घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है न्यायालय की अनुमति के बिना एक व्यक्ति, दूसरा है न्यायालय की अनुमति के साथ एक व्यक्ति, तीसरा है न्यायालय की अनुमति के बिना दो या दो से अधिक व्यक्ति, या फिर फोर्थ ऑप्शन है न्यायालय की अनुमति के अनुमति वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि न्यायालय की अनुमति वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं शूट फॉर डिक्लेरेशन के लिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। द कोर्ट अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 ऑफ सीपीसी रेफर द डिस्प्यूट फॉर, किसके लिए, मीडिएटर और लोक अदालत, सेकंड ऑप्शन है आर्बिट्रेटर और कंसिलिएशन, थर्ड ऑप्शन है कंसिलिएशन और मीडिएटर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देते हैं। सीपीसी की धारा 98 उपधारा 1 के तहत अदालत विवाद को संदर्भित कर सकती है मध्यस्थ और लोक अदालत को, दूसरा ऑप्शन है मध्यस्थता या सुलह को, सुलह या फिर मध्यस्थ को, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव।
बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। इंटरप्लेडर शूट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, सेक्शन 88, 89, 90, 91। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ देते हैं। इंटरप्लेडर शूट सीपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 88 इस बारे में बात करता है। ऑर्डर नंबर 35 है जो कि इंटरप्लेडर शूट से संबंधित है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ट्रेडिशनल ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर इंडिया। लिखित संविधान की परंपरा निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुई थी, ये हमारा प्रश्न है। तो ये शुरू हुई थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अमेरिका से हमने ऐसा किया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। द प्रोविजन ऑफ ए पार्लियामेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए रेलिक ऑफ, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, 1995, 1909 या फिर इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। यानी कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किससे अवशेष है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो इसका सही जवाब है हमारा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। तो यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 इसका सही जवाब है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। The distribution of power between central and state as the contribution of India is based on which of the following plan। तो इसका कौन सा प्लान था, तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995। इससे रिलेटेड है भारत के संविधान के केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विवरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित था। तो ये था हमारा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, एआईबी की करते रहेंगे। इसके साथ साथ एआईबी ख़त्म होने के बाद भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।